साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11 से 4 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। 8 नंबर तक कल हम देख चुके हैं, तो आज 9 और 10 नंबर देखना है। देखो 9 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि लोहे के 27 गोलों को पिघलाकर, ठीक है, लोहे के 27 कोई गोले हैं तो उनको पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या क्या थी, आर है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है उनका। मतलब एक प्रकार से समझो कि कोई लोहे के 27 गोले बने हैं, ठीक, उनको क्या किया हमने, पिघलाकर हमने क्या किया है कि जो मतलब उनको पिघला दिया हमने, और जिनकी जो त्रिज्या है वो आर थी, और जो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो क्या था, एस था। यहाँ तक बात समझ में आई ना। फिर क्या कह रहा है कि एक बड़ा गोला बनाया जाता है। मतलब इसका ये है कि 27 गोलों को, छोटे 27 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश है, जिसका मतलब कि जो हमने एक बड़ा बनाया है आपका गोला, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश है। तो ज्ञात कीजिए, हमें क्या ज्ञात करना है, नए गोले की त्रिज्या, ठीक है। नए गोले की त्रिज्या का मतलब देखो, अब अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका एस डैश है तो नए गोले की त्रिज्या हमको दी गई आर डैश, हमने लिखना भूल गए हैं, ये हमारे पास है आर डैश। तो हमें पहले नंबर पर इसका मान निकालना है आर डैश का, और दूसरे नंबर पर एस और एस डैश में अनुपात बताना है, ठीक है। बात समझ आएगी ना। अब आ जाओ सवाल पे। देखो इसमें एक बार फिर से पढ़ेंगे, समझाएंगे आपको कि देखो लोहे के कुछ 27 गोले थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर देखो 27 के मतलब एक कैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कुछ मिलाकर 27 गोले हैं, ठीक। अब 27 गोले तो बनाएंगे नहीं, आप कैसे ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा, तो एक प्रकार से मान ले रहे हैं 27 हमारे गोले बन गए हैं। तो क्या कर रहा है, उनको पिघला कर, ठीक है, इनको क्या कर रहा है, इनको मान लो पिघला कर, पिघला कर क्या हो रहा है कि इसका एक बड़ा गोला बनाया जाता है। क्या, एक बड़ा गोला बन रहा है, एक हमारा क्या बन रहा है, बड़ा गोला, ठीक है। आप लोग मैनेज कर लीजिए, हमने बना दिया है, एक हमारा बड़ा गोला बन रहा है, ठीक है। फिर अब इसके जो छोटे गोले की त्रिज्या थी वो थी आर, ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या थी, आर था, और जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो हमारे पास था एस, ठीक है, एस यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एस था। और इसकी जो त्रिज्या थी वो आर डैश थी, और पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश था, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। तो अब हमें देखो ज्ञात क्या करना है, हमें दो चीज़ें ज्ञात करनी है, एक इसका आर डैश का हमें मान ज्ञात करना है, और दूसरे नंबर में एस और एस डैश में अनुपात बताना है। अब एक चीज़ हम लोग ना कि देखो इसका आयतन 27 गोले का आयतन और एक बड़े गोले का आयतन, ठीक है, इस दोनों का आयतन कैसा होगा, समान होगा। कारण कि देखो बनाए तो इसी 7 गोलों को 27 गोलों को पिघला करके तो इसको बनाया जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं है। देखो इसका आयतन तो देखो, उसका आकार तो देखो बड़े भले ही बड़ा बना है, लेकिन उसका जो 27 में 28 तो जुड़े नहीं है। अगर हाँ ये कहता है कि 27 गोले में से 1-2 गोले हमने निकाल लिए हैं, तब तो उसके आयतन में अंतर हो जाता, लेकिन 27 ही गोलों को क्या पिघला कर उसने एक बड़ा वो बनाया है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो 27 गोलों का आयतन है वो हमारे एक बड़े गोले के आयतन से क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना, क्योंकि आयतन दोनों के ही समान थे, उसके भी आयतन उतना था और इसका भी आयतन, दोनों के आयतन कैसे हैं, समान है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि आपका 27 गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर किसके होगा, एक बड़े गोले के आयतन। तो यहाँ पर लिख दें बड़े गोले के आयतन की। ठीक, आयतन की। अब देखो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो यही तो होता है। तो देखो 27 गोले, तो 27 यहाँ पर 27 इंटू गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इतना हो गया। अब बड़े गोले का आयतन लिख लो, तो बड़े गोले का आयतन तो वही रहेगा हमारा, हमने बताया भी आयतन दोनों कैसे हो रहेंगे, समान रहेंगे। तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर देखो बड़े गोले का आयतन क्या था, आर डैश था, और ये था आर, तो यहाँ पर आर डैश, यहाँ पर एक डैश लगा दो, तो ये क्या हो गया, आर डैश का क्यूब हो गया। अब देखो अब यहाँ से देखो ये जो कट रहा है उसको काट दो, तो यहाँ से आपका 4/3 ये कट जाएगा, और ये पाई कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास यहाँ बचा
27 आर क्यूब, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आर डैश का क्यूब। ठीक, इतना ही तो बचा। अब क्या करो, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, 27 किसका घनमूल होता है, 3 का होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 3 का क्यूब और ये आर का क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बराबर में हमारा आर डैश का क्यूब। ठीक, अब देखो इसका, देखो ये 3 है, इन दोनों को एक ही में लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में घाते कैसी हैं, समान है। घाते जब समान है तो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। तो 3 आर की पावर 3 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बराबर में हमारा आर डैश। अब घातों की क्या हो जाएगी, तुलना हो जाएगी। तो जब घातों की तुलना हो जाएगी तो यहाँ से हम लिख देते हैं, ठीक है, आपको समझने में दिक्कत हो। घातों की तुलना करने पर, जब घातों की तुलना की तो हमारी जो घातें हैं क्या हो गई, खत्म हो गई। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 3r बराबर में आर डैश। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, आर डैश का मान निकाल लिया। मतलब जो पहला वाला है इसका मान क्या है, निकाल चुके हैं। आर डैश का मान हमने क्या निकाला, 3r। ठीक है, पहला मान निकल गया ना, बात समझ में आ गई। तो हमने पहला मान आर डैश का मान निकाल लिया। अब हमें क्या करना है कि एस और एस डैश में हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो अब देखो इसको यहाँ पर दूसरा नंबर, एस और एस डैश में अनुपात, एस अनुपात एस डैश, इस प्रकार। और इसे हम अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं। बट्टे में लिखेंगे तो क्या, इस प्रकार, एस बट्टे एस डैश बराबर। एस का मतलब हमारे किससे था, पृष्ठीय क्षेत्रफल से। किससे था, पृष्ठीय क्षेत्रफल से। और बात किसकी हो रही थी, गोलों, मतलब गोले। अब हमें ये बताइए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये 4 पाई आर, अब यहाँ पर बड़ा वाला गोला है एस डैश इसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ से हमारा 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपस में। अब क्या बचा हमारे पास, एस बट्टे में एस डैश, क्या बचा ऊपर, आर स्क्वायर बचा। और आर डैश स्क्वायर का मान हमारे पास क्या था, आर डैश का मान हमने क्या निकाला था, 3r निकाला था। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3r लिख सकते हैं। आर डैश का मान 3r। ठीक है, 3r लिख दिया हमने, 3r का स्क्वायर, 3r का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आर डैश का मान तो हमने लिख दिया, लेकिन ऊपर इसमें स्क्वायर भी तो लगा है। तो आर डैश का मान 3r और उसमें स्क्वायर लगा दिया, तो ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब इसको कर लेंगे हल। तो आर स्क्वायर बटे, अब देखो दोनों में वो लगा, वर्ग लगा, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और आर का आर स्क्वायर। ठीक हो गया ना। तो अब यहाँ से देखो ये भी आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, एस अपॉन में S1 की अगर हम बात करें तो क्या बचा हमारे पास, देखो यहाँ पर एक बचा, एक ये बचा और एक ये 9 ये बचा। तो 1/9। ठीक है, 1/9 बचा। तो हमारा जो इसका अनुपात आ गया किसका, एस और एस डैश का अनुपात जो आया वो हमारे पास क्या आया, सॉरी ये ऊपर लगा डैश है। ठीक है, अनुपात क्या आया, 1/9। ठीक है, क्या आया, 1/9। या में हम ये भी कह सकते हैं क्या कि एस अनुपात एस डैश बराबर 1/9। तो ये हमारा क्या आ गया, दूसरे का आंसर आ गया। तो हमारे दोनों आंसर आ गए। दोनों आंसर क्या है, लिख देते हैं यहाँ पर। पहला आंसर क्या है हमारे पास, आर डैश का 3r। ठीक है, 3r, 1/9 या 1/9। बात हमारी क्या है, सेम।
ठीक, तो ये हमारे देखो दोनों आंसर आ गए, पहले का भी आंसर आ गया, दूसरे का भी आंसर आ गया। बिल्कुल आराम से समझाए तो हम आशा भी करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में तो एक बार हम फिर से पूरा दोहरा देते हैं हमने किया क्या। देखो समझो, इसमें कहे क्या रहा था, इसमें कह रहा था कि 27 गोलों को पिघलाया है और उसको पिघलाकर हमने क्या किया, एक बड़े गोला को बनाया है। तो वही देखो हमने लिखा है यहाँ पर कि हमने 27 गोले को पिघलाकर बड़े गोले को एक बनाया। ठीक है, अब ये बताओ कि देखो 27 गोले ये हैं, तो इन्हीं को ही पूरे को पिघलाकर हम बड़ा गोला बना रहे हैं, तो जो इनका आयतन है वो समान रहेगा, क्योंकि हैं तो पूरे उतने ही गोले, कम तो हुए नहीं, ना कम हुए ना ज़्यादा हुए। तो जो इधर बनेगा पूरे इतने का ही तो बन रहा, तो आयतन जो है इसका क्या रहेगा, समान रहेगा। तो हमने क्या लिखा कि सब जो 27 गोलों का आयतन है वो बराबर किसके होगा, बड़े गोले के आयतन के। बस बड़े गोले के आयतन के जब बराबर हुआ तो हमने सूत्र लगाया, यहाँ पर क्या गोले के आयतन का सूत्र लगाया और यहाँ पर गोले के आयतन का सूत्र लगाया। अब दोनों समान रहेंगे, आयतन का सूत्र लगाने के बाद हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमने क्या कर लिया, आर डैश का मान निकाल लिया। जब हमारे पास आर डैश का मान आ गया, फिर देखो आर डैश का मान निकालने के बाद दूसरे नंबर में क्या करा था, एस और एस डैश में हमें क्या बताना था, अनुपात बताना था। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, एस और एस डैश में अनुपात। तो देखो एस अनुपात मतलब बट्टे में ही तो कह रहा है, तो बट्टे में लिख दिया। अब एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, या एस होता है क्या है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया दोनों जगह पर। अब यहाँ पर एस डैश है तो यहाँ पर और क्या बड़े गोले का जो आपका त्रिज्या थी वो आर डैश थी, तो हमने त्रिज्या क्या लगाई, आर डैश लगाई। आर डैश लगाकर पूरे सवाल को हल किया और आर डैश का मान जो हमारे पास दिया गया था वो हमने मान रखा 3R, और हमारा जो अनुपात निकल के आ गया 1/9। तो आशा करेंगे जो आपको 8 नंबर है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार देखते हैं 9 नंबर। सॉरी ये माफ़ी चाहेंगे, ये 8 नंबर नहीं आपका 9 नंबर। ठीक है, वहाँ पर देखो हमने सही लिखा 9 नंबर, यहाँ पर हमने धोखे से 8 नंबर। ठीक है, अब देखो 10 नंबर। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि दवाई का एक कैप्सूल है, ठीक है, जो 3.5 mm व्यास का है। ठीक है, कैसा है, 3.5 मिलीमीटर व्यास का है, व्यास का एक गोला है। दवाई का एक प्रकार से मान लो कैप्सूल एक प्रकार से है, जैसे आपको समझाएं गोला टाइप का इस प्रकार से है, आपसे समझने के लिए सिर्फ आपको बता देते हैं एक प्रकार से ऐसा गोला है। ठीक है, इस कैप्सूल को भरने के लिए जो आपको एक कैप्सूल गोले काल का ये कैप्सूल दिख रहा है, इसको भरने के लिए मतलब भरने की बात कर रहे हैं, अगर इसको भरने के लिए हम बात करें, भरने के लिए क्या करना है, कितनी दवाइयों mm³ में, मतलब कितनी दवाइयों का जो है आवश्यकता होगी। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपका एक लंबे में कैप्सूल होता है तो उसमें छोटी छोटी सारी सी दवाएं भरी होती हैं, तो वही चीज़ मैं कह रहा बस उसमें लंबे ना होकर इसमें गोल दिया गया है कि गोल हमारे पास एक कैप्सूल है, उसमें हमें दवा भरना है, तो हमें ये बताना है कि उसमें कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, इसमें मिलीमीटर³ में। तो जब हम इसका गोले का आयतन जो कैप्सूल है इसका हम पूरे का अगर हम आयतन ज्ञात कर लें तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हमें इसमें कितनी मिलीमीटर³ की दवाइयों की आवश्यकता भरने की ज़रूरत होगी। ठीक है, बात समझ आएगी ना। अगर हम इसका आयतन ज्ञात कर ले तो हमें पता चल जाएगा, उसी प्रकार से हम इसमें क्या भर देंगे, दवा भर देंगे और ये क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो देखो ध्यान से हमें इसमें आयतन ज्ञात करना, आयतन से ज्ञात कर लेंगे तो हमें पता चलेगा इसकी कितना इसका आयतन कितना यहाँ पर वो है क्षेत्र, तो वहीं से हम उतने में दवा भर लेंगे उतने ही में। तो ध्यान से देखो कि देखो इसका हमें क्या पता, कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का, मतलब जो इसका जो व्यास हमको दिया गया है, अगर हम व्यास की बात करें कितना दिया गया है, 3.5 मिलीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो सबसे पहले व्यास या कहें डी का मान कितना दिया गया है, 3.5 मिली। तो यहाँ से हम आर का मान निकाल सकते हैं ना आराम से, क्योंकि हमें आर का मान त्रिज्या पता होती है कि त्रिज्या बराबर क्या होता है, d/2 होता है ना। तो त्रिज्या 3.5 d/2 होता है, तो 3.5/2। चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पर काटेंगे नहीं, ऐसे ही इतना रखेंगे और सवाल को आगे हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखो ध्यान से, अब गोले का आयतन हमको लगाना ना, क्योंकि इसका हम आयतन ज्ञात करेंगे तभी पता चल पाएगा कि यहाँ पर कितनी जगह है और कितने हम कैप्सूल भर पाएंगे। तो गोले का आयतन क्या होता है हमारे पास, 4/3 πr³, 3 πr³। अब आगे इसके सारे मान रख लो और सवाल को हल कर लो। तो देखो 4/3, पाई का मान क्या होता है, 22/7। ठीक है, और आर का मान हमारे पास क्या है, 3.5/2 गुणा में
3.5 बटे 2 गुणा में 3.5 बटे 2। अब देखो, अब कैलकुलेशन है, अब आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। कैलकुलेशन वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन आप ध्यान से देख लो, पेपर में गलती नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। अब देखो, आप यहाँ पर यूज कर लोगे कैलकुलेटर का, वहाँ पर थोड़ा पेपर में थोड़ा आपको कैलकुलेटर दिया जाएगा, तो इसलिए कैलकुलेशन को ध्यान से समझो। इसलिए हम अधिकतर सवालों में जो ज़्यादा मतलब वर्गमूल वैसे निकालना हो तो उसमें ही हम भले ना बताएं, लेकिन हर सवाल में हम कैलकुलेशन पूरी आपको बता देते हैं कि देखो ऐसा है कि वहाँ पर तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़े वो देंगे नहीं आपको, वहाँ पे तो आपको मनी से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लिख दें हाँ इसका इतना आ गया, लेकिन फिर आप फिर कैसे कर पाओगे। इसलिए हम कैलकुलेशन अधिकतर सवालों में, जो रूड हो तो उसकी बात है लोगों, लेकिन हम बहुत सारे सवालों में कैलकुलेशन खुद कराते हैं। तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहले क्या करो यहाँ से आप कि दशमलव यहाँ से नहीं हटाना है आपको। आप क्या करो कि इसको काटो, तो देखो 2 दूनी 4 और 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इस वाले 2 से ये वाला 2 हमारा क्या हो गया, कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, 2 एकम 2, 2 एकम 2। देखो इसमें ये क्या करो कि जब ऐसे हो बटे में, तो ज़्यादा से ज़्यादा काटने की कोशिश किया करो, जितना कट जाएगा तो उतना आपको गुणा करने में क्या होगा, आसानी होगी। अब देखो, अब हमारा कुछ नहीं कटने वाला है, अब हमें कराना पड़ेगा गुणा ही, तो करा लो गुणा। हाँ कट जाएगा, ये कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 पना 35, ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। तो नीचे हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। अब देखो 3.5 गुणा 3.5 है, तो इसको हम कुछ देर के लिए क्या मान लेते हैं, 35 गुणा 35। ऐसे दशमलव में थोड़ा दिक्कत होती है कराने में, फिर बाद में दशमलव देखो एक अंक ही, एक अंक बाद मतलब 2 अंक बाद दशमलव बाद में लगा देंगे। तो ऐसे गुणा करो जल्दी जल्दी। देखो 55 25 के 5 हासिल कितना लगा, 2 5 के 15 2 17, और हमारा क्या बचा यहाँ पर 3 3 5 15, 15 के 5 हासिल कितना लगा 1, 3 3 का 9 और 1 10, जोड़ दो तो 5 7 5 12 के 2 हासिल कितना लगा 1 और 1 1 2 और 1 का 1, तो कितना आ गया 35 गुणा 35 कराया तो हमने कितना है 1225 आया। अब देखो यहाँ पर लेकिन दशमलव लगा था, यहाँ पर एक दशमलव यहाँ लगा था, एक दशमलव यहाँ लगा था, तो देखो एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ, तो मतलब 2 अंक बाद दशमलव हमको क्या करना है, लगाना। तो 2 अंक बाद हमने क्या कर दिया, दशमलव लगा दिया। तो हमारा इतना जब गुणा कराया 3.5 का गुणा 3.5 में, तो कितना आया 12.25 आ गया। अब इसी प्रकार आगे कराओ, ध्यान रखना कितना आया हमारे पास, यहाँ से गुणा कराने पर 12.25 आया था। अब इसका गुणा कराओ किससे, 0.5 से। किससे गुणा कराओगे, 0.5 से। तो करा लो। तो कुछ देर के लिए हम क्या करते हैं, दशमलव हटा लेते हैं, फिर बाद में दशमलव देखो 2 ही और 1 ही, 3 अंक बाद दशमलव बाद में क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। तो देखो ध्यान से, तो इसका कराओ गुणा। 55 25 के 5 हासिल कितना लगा 2, 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल कितना लगा 1, 5 दूनी 10 और 11 के 1 हासिल कितना लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, तो कितना आया 61 25 आया। जब हमने 1225 का गुणा 5 में कराया, मतलब ये है कि हमने जब 0.5 का गुणा 12.2 में 5 में कराया तो हमारा कितना आया 6.125 आया, ठीक है। गुणा कराने पर हमारा इतना आ गया। अब देखो कितना आया था 6.125 है। अब हमारे पास देखो इसका गुणा हमने करा लिया, इसका भी गुणा करा लिया, तो गुणा कराने पे क्या आया था 6.125 आया था। अब इसका गुणा हमें किससे कराना है, 11 से कराना है। तो देखो हम आपको 11 से गुणा कराने की एक ट्रिक बताते हैं। किसी भी संख्या को 11 से गुणा कराना हो तो देखो कैसे कराते हैं। तो देखो अगर किसी भी संख्या को आपको 11 से गुणा कराना है तो आप क्या करोगे कि देखो जो 5 है, जैसे ये आपको यहाँ पर 5 दिख रहा है तो उसको सेम आप एज इट इज वैसे लिख दो, 5 लिख दो, ठीक है। फिर 5 में 2 जोड़ दो, तो 5 2 7। फिर क्या करो, फिर 2 में 1 जोड़ दो, तो 2 और 1 3। फिर क्या करो 1 में 6 जोड़ दो, तो 1 और 6 7, और फिर 6 को वैसे ही लिख दो। तो कितना आया 67 375। कितना आया 67 375। और हमारा दशमलव कहाँ लगा था, यहाँ पर लगा था 6.125, तो यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो 67.375 आया। नहीं समझ में आया गुणा, अरे क्या नाम, गुणा 11 से गुणा कराने का नियम। तो एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो समझो हमने क्या किया, आपको करना क्या है समझो। हमने सबसे पहले क्या किया कि हमें इसको गुणा कराना है 11 से। तो आप क्या करो, सबसे पहले जो आपको इधर वाली संख्या इकाई वाली दिख रही है उसको आप वैसे लिख लो, एज इट इज 5 लिख दिया। फिर 5 में 2 जोड़ दो, जो इधर हो इसको जोड़ दो, 5 2 7। फिर 2 में 1 जोड़ दो 3, फिर 1 में 6 जोड़ दो 7, फिर
6 को वैसे ही लिख दो। आपको क्या करना है, इधर ये वाली संख्या पहले पूरी लिख देना, फिर सबको उससे उससे जोड़ते चले जाना है, और फिर लास्ट में जो इधर संख्या बचे जोड़ के फिर उसको इससे लिख देना है। तो कितना है आ गया 67,375। तो हमारा गुणा कराने पर कितना आया टोटल 67,375, मतलब कि 67.375 आया गुणा कराने में। कितना आया 67.375 आया। तो अब इसको काट लो, तो काट लो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा कितना हमारे पास, एक बचा, एक बचा तो कितना हो गया, एक बचा यहाँ पर हो गया 13, तो 300 को 12। अब कितना बचा, एक बचा हो गया 17, और हो गया 17 तो 3 पच्चीस 15, बचा कितना 2 हो गया 25, 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो इतना ही हम हल कर लेंगे। 3 अट्ठे 24, अगर और इसको हल करेंगे तो 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 त्रिका 9, फिर बचा 1 तो 3 3 3 आता रहेगा। तो हमारे पास क्या आया 22.45, कितना आया 22.45, किसमें था हमारा मिलीमीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्या आया 22.45 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमने इसको सवाल को जो आपका इसको पूरे कैप्सूल को जो भरने में कितनी 22.45 mm³ की जो है दवाइयों की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो आशा करेंगे आपको जो 10 नंबर है आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज के दोनों 9 और 10 दोनों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक बात और आपसे बताना है कि देखो कैलकुलेशन आप जितना चाहें कैलकुलेटर का बिल्कुल भी यूज ना करें, जितना चाहें कैलकुलेशन आप अपने ही मन से कीजिए, क्योंकि आगे जाकर के आपको कैलकुलेशन ही काम करेगी। ठीक है, जब तक कैलकुलेटर देखो आज आपने कैलकुलेटर का यूज़ कर लिया, लेकिन जो आप जब बोर्ड में पेपर देने जाएंगे तो यहाँ पर तो आपको कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, तो वहाँ पर आपको कैलकुलेशन अपने मन से ही करनी पड़ेगी। तो क्यों ना यहीं से हम जो कैलकुलेशन है अपने दिमाग को तेज करें। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि कैलकुलेशन आप जितना हो सके अपने मन से ही करें, और हम भी बहुत कोशिश करते हैं कि कैलकुलेशन जितना भी चाहें अपने मन से ही करा पाएँ। तो देखो अभी हमने आज आपको क्या बताया, 11 से गुणा करने के तरीके बताए। अब धीरे धीरे जैसे आप देखते जाएंगे तो हम आपको नए नए तरीके बताते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करेंगे आज के दोनों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।